चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब आज है हमारी सीरीज नंबर 4 जिसमें आपका विथ सिलेबस के ऐड किया गया है। विथ सिलेबस से मतलब है कि आपको एनएचएम में क्या सिलेबस आता है वो यहाँ पे आपको इंक्लूड करके आज की क्लास है जो ली जाएगी। सबसे पहली चीज़ कि आपको सिलेबस में क्या क्या आता है वो पता होगा, तभी जो लोग फर्स्ट टाइम स्पेशली एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एक आइडिया हो पाएगा। दूसरी चीज़, जो भी लोग यदि दूसरी बार भी पेपर देते हैं और आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्या आपने मिस्टेक्स की, उनको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एग्ज़ाम के लिए। मे बी जिनका इसी मंथ जुलाई में बहुत सारी जगह पेपर होने वाला है नर्सिंग का, तो वो लोग भी यहाँ पे इस क्लास को देख सकते हैं। अब जो भी लोग एनएचएम के अलग अलग जगह के लिए पेपर दे रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार पुराने पेपर, एनएचएम की किसी भी स्टेट ने पुराने पेपर आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो जाए, जहाँ से का मतलब है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से या फिर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उनको सॉल्व करके देख लीजिए। और जो भी लोग पेपर्स, एनएचएम के पेपर्स लेना चाहते हैं एमपी के, यूपी के, तो उनके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा, जहां आपको एक जो, यदि हम एक्यूरेट अमाउंट की बात करें तो वहाँ पे आपको चार्ज लगेगा, पीडीएफ का आपको चार्ज पे करना होता है, बाकी क्लासेस आपकी सभी फ्री रहती हैं। तो यहाँ पर यदि आप सीएचओ के एनएचएम प्लस जीएमसी प्लस ग्रुप 5 प्लस सीएचओ एमपी के यदि ये 25 पेपर लेंगे तो आपको 250 रुपीज़ चार्ज लगेगा, जिसमें आपके 25 पेपर रहेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर पेपर आपको कितने का पड़ेगा। सभी पेपर सॉल्व रहेंगे, सभी ऑफिशियल आंसर कीज के साथ रहेंगे आपको, जिसमें मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। दूसरी चीज़, यदि आप यूपी का पेपर देते हैं या फिर आप यूपी एनएचएम के पेपर लेना चाहते हैं तो वो पेपर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यूपी एनएचएम के 11 पेपर्स रहेंगे, एमपी एनएचएम ने अभी तक एक ही बार एनएचएम के थ्रू एग्ज़ाम कराया था तो ओनली 2 पेपर्स बस हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग पेपर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। और सेकंड चैनल को जाके आप ज़रूर देखिए, जहाँ पर आपको गायनेकोलॉजी के अच्छे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। डेली एक 15 मिनट का वीडियो वहाँ पे अपलोड किया जाता है, जिसमें आपको कोई सा भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर या फिर एक स्पेसिफिक डिसीज टॉपिक को सिलेक्ट करके बताया जाता है। तो एनएचएम का सिलेबस की हम बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस ही है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 8 करके 14 टॉपिक में, पूरा 14th टॉपिक में 14 टॉपिक में आपका पूरा एनएचएम का पेपर कवर कर दिया जाता है कि आपको पेपर में आता क्या है। अब आप किसी भी स्टेट का पेपर देते हैं तो आपको सिलेबस तो यही 8 टॉपिक करके पूरी चीज़ें कवर की जाती हैं। यही सेम यूपी में फॉलो होता है, सेम एमपी में होता है, 80 नर्सिंग के, बाकी 20 नॉन नर्सिंग से। तो यहाँ पर ओबीजी आपको 8 नंबर की आएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 8 की रहती है, फंडामेंटल 8 का रहेगा, एमएसएन 8 का रहेगा, और जो हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन है ये भी 8 नंबर का रहेगा, एनाटॉमी भी 8 की रहेगी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, तो ये सब मिला के आपके 8 करके 80 नंबर नर्सिंग वाले आपके कवर कर दिए जाते हैं। अब इनकेस यदि आपका सिलेबस चेंज होता भी है, सिलेबस यहाँ पर 2 केस में चेंज होगा। पहला, फर्स्ट एड के आपको 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूट्रिशन के 5 हो सकते हैं, साथ में यहाँ पर आपको साइकोलॉजी और साइकेट्रिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। बाकी साइकेट्रिक एनएचएम में ज़्यादा आपको आती नहीं है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अ चाइल्ड विथ लीड पॉइजनिंग। यदि बच्चे को लीड पॉइजनिंग हुई है तो यहाँ पर क्या है जो कि यूज़ किया जाएगा? एक्टिवेटेड चारकोल, एंटी एमेटिक्स, चेलेटिंग एजेंट्स या फिर गैस्ट्रिक लेवाज, क्या है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पर क्या है जो यूज़ किया जाएगा किसके लिए? लीड पॉइजनिंग, बच्चे को लीड ओवरडोज हो गया, लीड की टॉक्सिसिटी हो गई, तो कैसे ट्रीट करेंगे? तो वो होंगे चेलेटिंग एजेंट्स। क्या होंगे? चेलेटिंग एजेंट्स दिए जाएंगे बच्चे को, जो आपके यूरिन के थ्रू जो लीड पॉइजनिंग हुई उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। कौन से? चेलेटिंग एजेंट्स। एंटी एमेटिक तो वॉमिटिंग के लिए रहेगी, यदि आपको वॉमिटिंग होती है तो उसको रोकने के लिए, वॉमिटिंग को रोकने के लिए। और कुछ केस में यदि आपको बात करें हम
बहुत सारे एंटीडोट ही यहाँ पर, यदि लीड पॉइजनिंग का एंटीडोट पूछा है तो वो चिलेटिंग एजेंट्स। अब एक्टिवेटेड चारकोल जनरली आपको जब आपको पता ना हो कि किसके कारण पॉइजनिंग हुई है, तब आप एक्टिवेटेड चारकोल को एज एन यूनिवर्सल एंटीडोट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक्टिवेटेड चारकोल जनरली आपको यदि डायरेक्ट पूछते हैं कि किस तरीके की पॉइजनिंग हुई है या फिर आपको कुछ पता नहीं है कि क्या पेशेंट ने लिया है, तो यहाँ पर आप एक्टिवेटेड चारकोल है जो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज the nurse notes a swelling on the neonate's scalp that cross the suture line. What is the nurse trying to assess here? तो यहाँ पर न्यूनेट के स्कैल्प पर सूचरिंग लाइन के यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप क्या असेस करेंगे? सेफेलोहेमेटोमा, पेरीनेटल कैपट, कैपट सक्सीडेनम या फिर हेमरेज एडिमा। क्या टर्म यूज़ करेंगे यदि न्यूनेट के स्कैल्प पर सूचरिंग लाइन क्रॉस करती है, जहाँ पर स्कैल्प के यहाँ पर सूजन लाइन के यहाँ पर स्वेलिंग है, सूजन दिखाई दे रही है, क्या होगा यहाँ पर? तो ये होगा आपका कैपट सक्सीडेनम। क्या है? कैपट सक्सीडेनम। ये देखिए दो केस होते हैं, एक होगा कैपट सक्सीडेनम और दूसरा होता है सेफेलोहेमेटोमा। कैपट सक्सीडेनम में स्वेलिंग दिखाई देगी आपको, लेकिन वहाँ पर रेडनेस वगैरह नहीं होगी और यहाँ पर बच्चे को एक कैपट सक्सीडेनम अपने आप ठीक भी हो जाएगा। लेकिन यदि ब्लड वेसल्स के यहाँ पर ब्लड लीक हो रहा है और ब्लड के साथ साथ स्वेलिंग भी दिखाई देती है, तो होगा सेफेलोहेमेटोमा, क्योंकि सेफेलोहेमेटोमा अपने आप ठीक नहीं होगा, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये दोनों केसेस जब या तो प्रोलॉन्ग लेबर रहा हो या फिर बेबी का जो हेड की साइज है वो बड़ी रही हो, वेजाइनल बर्थ रहे, तब होते हैं। तो यहाँ पर यदि डायरेक्ट कहा है कि न्यूनेट के स्कैल्प के यहाँ पर स्वेलिंग है सूचरिंग लाइन के यहाँ से, क्या? कैपट सक्सीडेनम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज इज ऑल्सो नोन एज द रूबेला। रूबेला कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है? कोलेरा है, जर्मन मीजल्स है, मम्स है कि चिकन पॉक्स है? तो एक होता है रूबेला, दूसरा होता है रूबियोला, दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर रूबेला का मतलब क्या है? रूबेला को कह सकते हैं आप जर्मन मीजल्स या फिर 3 डेज मीजल्स। जर्मन मीजल्स और रूबेला के लिए क्या कहा जाता है? जर्मन मीजल्स। रूबेला, रूबियोला दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। रूबेला का मतलब है जर्मन मीजल्स और मीजल्स के लिए जो टर्म यूज होता है वो कहलाता है रूबियोला। रूबेला, रूबियोला। तो रूबेला और जर्मन मीजल्स, इट्स अ 3 डेज मीजल्स, इट्स अ कंटेजियस कॉज्ड बाय अ वायरस। यहाँ पर ये देखिए दोनों में डिफरेंस भी दिया हुआ है। रूबेला जनरली है तो माइल्ड इलनेस, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी इसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मीजल्स और रूबेला, यदि मीजल्स और जर्मन मीजल्स दोनों अलग अलग चीज़ें, ये भी याद रखें, मीजल्स मतलब रूबियोला और जर्मन मीजल्स मतलब रूबेला, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। Measles is a very contagious disease that can spread through contact with infected mucus और saliva। तो measles है आपके इन्फेक्टेड म्यूकस और सलाइवा के थ्रू ही फैलेगी, लेकिन होते दोनों बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी रूबेला है, जो रूबेला और जर्मन मीजल्स प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, तब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जब स्टार्टिंग में ही टेस्ट करवाया जाता है तो रूबेला टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन मीजल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा, बाकी रूबेला में आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आँखें, स्किन, ये सभी भी अफेक्ट होगी। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी में, जो यदि इनकेस रूबेला प्रेग्नेंट लेडी में हो जाए तो क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी कॉज कर सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है कि होने वाला जो बच्चा है उसको भी अफेक्ट करेगा। हमेशा मीजल्स के जो स्पॉट होते हैं, किसके? मीजल्स के स्पॉट्स तो देखने को मिलते हैं, कैसे होते हैं? रेडिश ब्राउन रहेंगे। बाकी जो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं किसमें देखने को मिलते हैं? देखने को मिलते हैं जर्मन मीजल्स में। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट्स, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज चेस्ट इन ड्राइंग
नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग आर द फीचर्स ऑफ। तो चेस्ट इंड्रॉइंग है, नेजल फ्लेयरिंग है और ग्रंटिंग है, किसके फीचर्स है? निमोनिया, पर्ट्यूसिस, मम्स या फिर चिकन पॉक्स। तो पर्ट्यूसिस में भी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार होगा, मम्स में बॉडी पे आपके रेसेस आएंगे, मम्स में आपकी बॉडी पर रेसेस के साथ साथ मैक्यूल पैप्यूल भी होंगे, चिकन पॉक्स में भी होंगे, वेसिकल होंगे। लेकिन चेस्ट इंड्रॉइंग, नेजल फ्लेयरिंग और ग्रंटिंग ये सब साइन है निमोनिया के, किसके? निमोनिया के। निमोनिया है जो बच्चों में जनरली अफेक्ट करता है, लेकिन बड़ों को भी अफेक्ट करता है। कोविड में निमोनिया भी साथ में आपको हुआ है। तो निमोनिया में लंग्स की जो प्राइमरी जो एयर सैक्स होते हैं, क्या है? एयर सैक्स हैं, जो कि इनमें फ्लूइड का फिल्डअप होगा, जिसके कारण आपको बच्चे को चेस्ट इंड्रॉइंग होगा। जब वो सांस लेगा छोड़ेगा तो जो नेजल एरिया है, नॉस्ट्रल वाइडली ओपन होंगे, ग्रंटिंग होगी। तो ये सब किसके साइन माने जाएंगे? माने जाएंगे आपके निमोनिया के। किसके? निमोनिया के। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन। यदि बच्चे को नोज ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे को आप कौन सी पोजीशन में रखेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन, ट्रेंडलैंडबर्ग, सुपाइन या फिर लीनिंग बैकवर्ड सिटिंग पोजीशन। तो बच्चे को यदि नोज ब्लीडिंग और एपिस्टैक्सिस होती है तो बच्चे को आप लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन में रखेंगे, नोज को पिंच करके रखेंगे, माउथ को ओपन करके रखेंगे ताकि मुंह से सांस ले सको। नोज को हल्के हाथों से पिंच करके रखना है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। तो यहाँ पर एपिस्टैक्सिस की एक सेपरेट क्लास आपको ली गई थी, सेकंड शॉर्ट चैनल जाके जरूर देखना कि ब्लीडिंग दो तरीके की होती है, जो कि एक कॉमनली होती है और एक अनकॉमन कुछ सीवियर केसेस में देखने को मिलेगी। तो यदि बच्चे को नोज ब्लीडिंग हो रही है, क्या है? बच्चे को नोज ब्लीडिंग हो रही है तो कौन सी पोजीशन आपको देना है बच्चे के लिए? देंगे बच्चे को लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन, माउथ को ओपन रखना है, नोज को पिंच करके रखना है। ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन दी जाती है जब जो कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो, किसके? कॉर्ड प्रोलैप्स या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस हो, तब ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर कौन सा कहलाएगा? 5 to 6 वीक, 13 to 24 वीक्स, 28 to 14 वीक्स या फिर फर्स्ट 12 वीक्स। तो पहले 12 हफ्ते कहलाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कितने पहले शुरू के 12 हफ्ते कहलाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दूसरे जो सेकंड है 13 to 24 तक आएगा। कितना? 13 to 24 तक जाएगा आपका। 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी डिवाइड की जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी जो प्रेगनेंसी की बात करें हम तो 12 12 दूनी 24 और 12 × 36, 12 × 3 = 36। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब यहाँ पर 3 ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी की बात करें हम तो तीसरा ट्राइमेस्टर होगा आपका 28 to 40 वीक्स तक की। अब यदि यही डिले आपकी जो यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात की जा रही है तो 40 वीक्स तक, लेकिन जब यदि 2 हफ्ते इसमें बढ़ जाएं, आपके पूरे तीनों ट्राइमेस्टर खत्म हो जाएं और आपकी डिलीवरी ना हो पाए, तब वो कहलाती है पोस्टर्म प्रेगनेंसी। कौन सी? पोस्टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। यदि पूछें कि प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है तो पूरी प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। फिर है क्वेश्चन ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ब्रेस्ट किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का, सेबेसियस का, पिट्यूटरी का कि थायराइड ग्लैंड का? मॉडिफिकेशन का मतलब है किसी का एक रूप है, तो वो है आपका स्वेट ग्लैंड्स का। किसका? स्वेट ग्लैंड्स का। नेक्स्ट इज द मोटार रिस्पॉन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। तो ह्यूमन बॉडी का जो मोटार रिस्पॉन्स है जो ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा है? कॉन्शियस वे में है, हैलुसिनेशन में है, परसेप्शन में कि साइकोमोटर एक्टिविटी में है? तो ये ह्यूमन बॉडी का मोटार रिस्पॉन्स है, किस वे में है? साइकोमोटर एक्टिविटी में। आपकी बॉडी जितना सोचती है उतना काम भी करती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा है? साइकोमोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर आयरन। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है? सबको पता है, तो वो है आपका कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। सबसे ज़्यादा एविडेंट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल तो क्या है? वो होगा आपका कैल्शियम, जो कि आपके बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज के बाद, एक 35 ईयर एज के बाद बोन डेंसिटी कम होती है। क्यों? कैल्शियम की कमी के कारण। तो यहाँ पर यदि आपको पूछें कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, तो वो है आपकी बॉडी का कैल्शियम। और आपकी बॉडी में सबसे कम पाया जाने वाला यदि मिनरल पूछें तो वो कौन सा होगा? तो होगा आपका क्रोमियम, जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही रेयरली पाया जाता है। आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जिंक है, ये सब रहेंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट इज इन ए नॉर्मल कंडीशन द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। तो एट टर्म का मतलब है कि प्रेगनेंसी 37वीं कंप्लीट कर गई है। आफ्टर दैट यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है तो कैसा होगा? गोल्डन, डार्क ब्राउन, ग्रीनिश येलो या फिर पेल स्ट्रॉ कलर। तो हमने कल की क्लास में एबनॉर्मलिटी पढ़ी थी एमनियोटिक फ्लूइड की कि यदि टोबैको जूसी हो जाए तो क्या होगा, यदि रेड हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर वैसे ही क्या कहा गया है कि जो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है कैसा होगा? गोल्डन, डार्क ब्राउन, ग्रीनिश येलो या फिर पेल स्ट्रॉ कलर। कौन से कलर का होगा? तब होगा आपका पेल स्ट्रॉ कलर का, या फिर क्लियर कॉन्साइज कलर, मतलब कोई सा भी कलर नहीं होगा, या फिर कलर यदि होगा वो कौन सा होगा? वो कहलाएगा आपका पेल स्ट्रॉ कलर। ग्रीनिश येलो मतलब मेकोनियम स्टेन है, डार्क ब्राउन है, दैट मीन्स क्या है? जो बच्चे की डेथ है जो यूट्रस में ही हो गई, टोबैको जूसी जिसको आप कहेंगे। नेक्स्ट इज द एजेंट दैट कॉज स्मॉल पॉक्स इज। कौन से एजेंट हैं जो स्मॉल पॉक्स का कारण बनेंगे? विब्रियो, कोलेरा, वेरिसेला जूस्टर, वेरियोला या फिर रुबेला। क्या है जो कौन से एजेंट हैं यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो होंगे वेरियोला। कौन से? वेरियोला। विब्रियो कोलेरा तो कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रुबेला रुबेला के लिए ही रहेगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है जर्मन मीजल्स और रुबेला। यहाँ पर स्मॉल पॉक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेरियोला के लिए। सॉरी, स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? वेरियोला। नेक्स्ट वन, कॉर्नियल सिरोसिस एंड केराटोमलेशिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। कॉर्नियल सिरोसिस क्या है? कॉर्नियल सिरोसिस और केराटोमलेशिया किसकी कमी के कारण होंगे? तो केराटिन या फिर केराटोमलेशिया। यदि आंखों से रिलेट करता हुआ कुछ भी पूछें आपको कहना है क्या? सीधा विटामिन ए। कुछ भी आपको ऑप्शन मार्क नहीं करना, डायरेक्ट विटामिन ए। केराटोमलेशिया में क्या होगा कि आपकी कॉर्निया के दोनों साइड, कॉर्निया के यहाँ पर क्या होगा? ड्राइनिंग होगी, और जो होगी विटामिन ए की कमी के कारण। जो केराटोमलेशिया है इसका सबसे अर्ली सिम्टम होती है रतौंधी, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस। कभी कभी दिन के टाइम पे भी आपको कम दिखने लगेगा, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस है केराटोमलेशिया का पहला साइन माना जाता है। तो केराटोमलेशिया जो कि एक आई डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगी? ड्राइनिंग होगी और क्लाउडनिंग होगी, ये होगी विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस्ड एनाफ्लेक्टिक शॉक। तो यहाँ पर ड्रग इंड्यूस्ड एनाफ्लेक्टिक शॉक के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी? एड्रेनालिन, डिगॉक्सिन, प्रोटामाइन सल्फेट या फिर डोपामाइन। ये सभी एंटीडोट हैं किसी न किसी चीज़ के। तो यहाँ पर एनाफ्लेक्टिक शॉक में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो होती है एड्रेनालिन। इसका डोज भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एड्रेनालिन का। नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेज अ रोल इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज एलर्जी, अस्थमा एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेल्मिंथ पैथोजेंस। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे? IgG, IgM, IgA या फिर IgE।
कौन से हैं जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे? हेलमिंथिस पैथोजेंस का मतलब है कि जो हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन होते हैं उसके लिए, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी जैसे एलर्जिक है, अस्थमा हुआ है, सर्दी खांसी हो रही, छींकें आ रही हैं, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में काम करेगा? तो वो होगा आपका IgE। कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन E। नेक्स्ट इज नॉर्थर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ। तो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग किसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाएगा? विटामिन्स, प्रोटीन्स, DNA या फिर RNA। तो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है जो किसको एनालिसिस करने के लिए किया जाएगा? RNA के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट होता है, एक होता है नॉर्थर्न ब्लॉट। तो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेस्टिंग अलग है, ये होती है RNA के लिए। नेक्स्ट वन इज what is the compression to ventilation ratio for an infant CPR in case of alone rescuer? तो CPR इन्फेंट के लिए देते हैं आप, तो जो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए? 13/3, 5/1, 13/2 या फिर 20/10? ये क्वेश्चन आप अपने टिप ऑफ टंग याद रखें, किसी न किसी एग्जाम में आपको आता है। या तो 15/1 रेशियो वाला डबल रेस्क्यूअर की बात कहें या फिर सिंगल के लिए कहें, तब आपका आंसर होगा 13/2 और 30/2। नेक्स्ट इज मेंटल डिटोरिएशन कैन अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किस विटामिन की या फिर किसकी कमी के कारण मेंटल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा? मतलब आपकी जो मेंटल कंडीशन है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। पायरिडॉक्सिन, विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर थायामिन। तो यहाँ पे आप ध्यान से सोचिए कि किसके कारण आपको कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकती है। साइकोसिस मतलब आपकी मेंटल कंडीशन बिगड़ रही है, और ये होती है थायामीन की कमी के कारण। किसके कारण? थायामीन की कमी के कारण। तो जो मेंटल डिटोरिएशन पूछते हैं यदि, तो ये होता है किसकी कमी से? थायामीन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, अराउंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्लूइड इज फाउंड इन एन इन्फेंट्स बॉडी? तो एक इन्फेंट की बॉडी में एटलीस्ट कितना फ्लूइड रहेगा? 70%, 50%, 40% या फिर 60%? तो एक इन्फेंट की बॉडी की बात करें हम तो 70% तक फ्लूइड रहेगा। कितना? 70% तक। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ टिटनस? तो टिटनस के साइन सिम्टम कौन से हैं? ऑप्शन में वाइट टंग कोटिंग, डिस्क्वेमेटस एंड रेड स्ट्रॉबेरी टंग, रैपिड पल्स, फीवर, हेडेक एंड वॉमिटिंग, क्रॉनिक कफ, कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन, हेमोप्टाइसिस। तो ये तो है आपका ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा वाला। फिर सीवियर हेडेक, फीवर, लो पल्स, ड्राई वाइट कोटेड टंग, स्टिफ नेक, डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड swallowing, बेंडिंग ऑफ द बैक इन द शेप ऑफ वो, स्पाज्म ऑफ मसल ऑफ फेस एंड जॉ। तो सबसे पहले टिटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस जनरली इसके जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में रहते हैं। कहाँ पर? मिट्टी में। यदि आपको जिस भी मिट्टी में जिस एरिया में क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी अवेलेबल है वहाँ पर यदि आपको कुछ कटवट लगाओ तो आपकी बॉडी में वहाँ से इजीली एंटर कर जाएगा। या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में यदि क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण आपको ब्लड के थ्रू बहुत फास्ट जाएगा। तो अब यहाँ पर नेक में स्टिफनेस देखने को मिलेगी, निगलने चबाने में दिक्कत होगी, आपका जो वो है आपकी बॉडी का जो पोस्चर है उसको बेंड करने में दिक्कत होगी, मसल और जो जॉ है वहाँ पर आपको क्या होगी? स्टिफनेस देखने को मिलेगी, स्पाज्म होगा, जिसके कारण आपको पेन होगा। तो ये सभी साइन किसके हैं? टिटनस के। किसके? टिटनस के। नेक्स्ट इज विच बैंडेज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर? यदि आपकी कॉलर बोन में, कॉलर बोन को क्या कहते हैं? क्लेविकल। कॉलर बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सी बैंडेज यूज करेंगे? टी बैंडेज, फिगर ऑफ 8 स्प्लिट, कैपलाइन बैंडेज या फिर स्पाइका कास्ट? ये सभी क्वेश्चन जो फर्स्ट एड के क्वेश्चन है हमने ANM की क्लास में भी पढ़े हैं। तो जो क्लेविकल फ्रैक्चर यदि होता है तो जो बैंडेज यूज की जाएगी वो होगी फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। कौन सी? फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट। फॉलोइंग वैक्सीन शुड नेवर बी फ्रोजन। तो कौन सी वैक्सीन है जिसको कभी भी फ्रोज नहीं किया जाएगा? MMR, OPV, DTP या फिर TT और मीजल्स। कौन सी वैक्सीन है जिसको कभी भी फ्रोज नहीं किया जाएगा? वैक्सीन दैट शुड नॉट बी फ्रोज्ड। कौन सी वैक्सीन होगी? यहाँ पर आप भी आंसर कर सकते हैं।
तो वो वैक्सीन होगी DTP एंड TT। कौन सी? DTP एंड TT। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को भी फ्रोज नहीं किया जाता, तो याद रखें DTP टाइफॉइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इनको कभी भी फ्रोजन फॉर्म में नहीं रखा जाता। नेवर शुड बी फ्रोजन। यदि नेवर शुड बी फ्रोजन दैट मीन्स यहाँ पर क्या है आपको कि ये वैक्सीन कभी भी आप फ्रीज करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, और एक क्वेश्चन और आपको आता है यदि वैक्सीन से हम बात कर रहे हैं तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी रखी जाएंगी? फर्स्ट सेल्फ में या फिर लोअर सेल्फ में, और टॉप सेल्फ में कौन सी वैक्सीन रखेंगे? तो यदि अरेंजमेंट की बात करें, शॉर्ट टाइम के लिए वैक्सीन आपको स्टोर करके रखनी है, तो BCG मीजल्स MMR क्या है? BCG मीजल्स और MMR ये वैक्सीन फ्रीजर कंपार्टमेंट में आप रख सकते हैं। लेकिन जो आपकी हो गई पोलियो, वेरिसेला, हेपेटाइटिस से, इनको फर्स्ट सेल्फ में रखा जाता है। फिर DTP, DT और टिटनस टॉक्साइड, इनको कभी भी फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखा जाता है। ये सेकंड सेल्फ जो फ्रीज का होगा उसमें रखेंगे या फिर नीचे की साइड रखेंगे। और जो डाइलेंट, जिसमें आप जो डाइलेंट घोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपको क्या करना है? आपको सबसे नीचे रखना है। एक चीज़ और, जितनी भी वैक्सीन के एंड में आपको वर्ड T लग के आता है, ये आपको बहुत इजीली याद रखेगा। जितनी भी वैक्सीन है जो जिसमें T वर्ड है, उन वैक्सीन्स को कभी भी फ्रीजिंग फॉर्म में नहीं रखा जाता। जैसे कि हेपेटाइटिस, DPT, DT, DT या फिर TT, ये वैक्सीन कभी भी फ्रीजिंग फॉर्म में नहीं रखी जाती। नेक्स्ट इज एक्सेस यूरिन आउटपुट इज नोन एज, तो यदि ज़्यादा यूरिन पास करते हैं तो क्या है? पॉलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया, पायूरिया, हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया का मतलब है कि ब्लड आ रहा है साथ में, पायूरिया का मतलब है कि पस सेल्स हैं, प्रोटीन यूरिया का मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं, पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेस यूरिन आउटपुट। क्या है? एक्सेस यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज द BCG वैक्सीन, तो BCG वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? कंबाइंड, लाइव अटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन या फिर ट्रिपल वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? तो ये आपकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटर्न कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड प्रायर टू गिविंग ECT, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? यदि आपने किसी पर्सन को ECT दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, तो उसके पहले आप रिटर्न फॉर्म पे साइन कर, कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करा लेंगे। इस कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन क्यों कराए जा रहे हैं? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द हॉस्पिटल स्टाफ फ्रॉम लीगल इम्प्लीकेशंस, देयर इज नो नीड टू डू सो, इट मेक्स द प्रोसीजर ईजी और इट मेक्स द प्रोसीजर इफेक्टिव। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के पहले हमेशा क्या करवाया जाता है? कॉन्सेंट फॉर्म पे फैमिली मेम्बर के या फिर पेशेंट यदि अनस्टेबल है तो फैमिली का जो गार्जियन है उसका वो साइन कर सकता है। इसलिए करवाया जाता है ताकि हॉस्पिटल का स्टाफ है जो किसी भी तरीके के लीगल इम्प्लीकेशंस में ना फंसे। यदि इन केस पेशेंट को कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है जो कि सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती, तो उस केस के लिए आपको जो लीगल आपने पेपर साइन करवाए वो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ को लीगल इम्प्लीकेशन, लीगल पचड़ों से बचाने के लिए पहले से ही कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करवा लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ स्वेलिंग in a diffuse area, it is characterized with a edema that appears at birth, disappear in several days and cross the sutures line. This is description of, इस तरीके के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। स्वेलिंग है डिफ्यूजिबल एरिया में, एडिमा है जो कि आफ्टर द बर्थ के बाद बच्चे में देखने को मिल रही, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और इस सूचर्स लाइन को क्रॉस करती है। तो ये क्या है? कैपेट सक्सीडेनम, हाइड्रोसेफेलस, रेस डिसीज या फिर सेफेलोहेमेटोमा। ये क्वेश्चन NHM में आ चुका है। स्वेलिंग है डिफ्यूज एरिया में और उसको सेम है इसी तरीके से आया था। तो ये है आपका क्या? कैपेट सक्सीडेनम। क्या है? कैपेट सक्सीडेनम, जो हमने आगे पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रिस्मस, राइसेस सार्डोनिकस एंड ओपेस्थोटोनस आर द फीचर्स ऑफ।
ये तीनों साइन किसके हैं? ट्रिस्मस मतलब लॉकजा, राइसस, सार्डोनिकस, ओफेस्तोटोनस। तो ये सभी साइन किसके हैं? टिटनस, प्लेग, क्यू फीवर, हेपेडिप्थीरिया के। जितने भी यहाँ पे साइन बताए हैं, ट्राइस्मस, सार्डोनिकस, ओफेस्तोडोमस, ये साइन किसके हैं? टिटनस के। किसके साइन है? टिटनस के। टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? लॉकजा। नेक्स्ट वन इज नियोमाइसिन इज administered to a patient with hepatic cirrhosis to prevent the formation of। तो यदि हेपेटिक सिरोसिस वाला मरीज है, क्या है? लिवर सिरोसिस हुआ है और हेपेटिक सिरोसिस हुआ है, उसमें आप नियोमाइसिन देते हैं। तो ये किससे प्रिवेंट करने के लिए देते हैं? वाइल से, यूरिया से, अमोनिया से कि हीमोग्लोबिन से? लिवर सिरोसिस वाले मरीज में आप अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन देंगे वो कौन सी होगी? होगी नियोमाइसिन। कौन सी मेडिसिन? नियोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक एजेंट है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लिनिकल टेस्ट टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मरीज में आयरन की कमी के कारण एनीमिया हुआ है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, कौन सा क्लिनिकल टेस्ट किया जाएगा? बोन मैरो एग्जामिनेशन, रेड ब्लड सेल काउंट, सीरम फेरेटिन या फिर रेटिकुलोसाइट काउंट? क्या है जो चेक किया जाएगा यदि आयरन की कमी के कारण एनीमिया हुआ है? तो होगा सीरम फेरेटिन लेवल। आयरन आपकी बॉडी में आयरन फॉर्म में नहीं, फेरेटिन फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। कितना एब्जॉर्ब हुआ है या नहीं हो रहा वो सब टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। तो जो टेस्ट किया जाएगा वो कौन सा होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या है? माँ और फीटस के बीच में कनेक्शन बना के रखेगा जब बच्चा गर्भ में होगा, यूट्रस में होगा, तो उस टाइम पर वो कनेक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? डेसिडुआ, प्लेसेंटा, यूट्रस या फिर वेजाइना? एक तो ये टेम्पररी है, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। कैपिसिटेशन या फिर आप कैपासिटेशन भी पढ़ सकते हैं। कैपासिटेशन अकर्स इन द, तो कैपासिटेशन कहाँ पर होगा? एम्पुलरी रीजन में, सेमियल वेसिकल में, एपिडर्माइडिस या फिर वास डिफरेंसेस में। तो कैपासिटेशन की प्रोसेस कहाँ पर होगी? कैपासिटेशन की प्रोसेस होती है एम्पुलरी रीजन में। कैपासिटेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के पहले ओनली कैप्टिवेटेड स्पर्म, जो कि जिन स्पर्म में क्षमता हो ओवम को पेनिट्रेट करने की, एग को फर्टिलाइज करने की, वही अंदर तक पहुंच पाएंगे और ये प्रोसेस कैपेसिटेशन कहलाएगी। और ये कहाँ पर होगी? एम्पुलरी पार्ट में। यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज से समझिए। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब है कि सीमेन के साथ में जब आपके अंदर स्पर्म जाएंगे, इंटरकोर्स किया, फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस के साथ में स्पर्म को कहाँ पर भेजा? अंदर भेजा वाया वेजाइना। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? इनिशियल कैपेसिटेशन, मतलब डायरेक्ट आपके अंदर पहुँच गए, अंदर तो पहुँच गए यूट्रस में आपके वाया वेजाइना सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स सबसे लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, तो यहाँ पर ये पहुँच तो गए, लेकिन अब यहाँ पर कुछ स्पर्म जाके रिजर्व हो जाएंगे, मतलब स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पर? इस्थमस में। किस एरिया में? इस्थमस में, जो ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट का पार्ट है वहाँ पर। लेकिन अब फिर आफ्टर दैट हाइपर एक्टिवेट होंगे, जो सीलिया, जो फ्लैजिला टाइप, सॉरी जो सीलिया टाइप जो फिम्बरी है यहाँ पर, ये एक अच्छा रोल प्ले करेगी। इनको यहाँ से जो फिम्बरी जो ओवरी एग रिलीज करेगी, फिम्बरी के थ्रू इनको ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पे भेजा जाएगा? स्पर्म के पास में। अब यहाँ पर जिन स्पर्म में ये क्षमता होगी कि पेनिट्रेट कर सकें, किसको? ओवा के लिए पेनिट्रेट कर सकें, एग को पेनिट्रेट कर सकें, तो वो प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी? कैपेसिटेशन। जो कैपेसिटेशन का मतलब है कि जब इस यूट्रस के थ्रू वेजाइना में आए, सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, यूट्रस का जो इस्थमस पार्ट है वहाँ पे स्टोर हो गए, फिर यहाँ से हाइपर एक्टिवेट होकर कुछ स्पर्म, यहाँ से पूरे नहीं, ओनली सिंगल या डबल स्पर्म ही जाते, लेकिन वो भी जो ओवा में उसको एक ही पेनिट्रेट कर पाएगा। तो यहाँ तक ये पहुँचने वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी कैपेसिटेशन।
और जब ये फर्टिलाइज्ड होंगे, एग और स्पर्म मिलेंगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आप दोनों इमेज से समझ सकते हैं कि टेस्टिकल में, टेस्टिस में क्या होंगे? स्पर्म बनेंगे। एपिडिडमाइडिस में स्पर्म का मैचुरेशन होगा। इजैकुलेट होंगे, जब इंटरकोर्स करेंगे तो इजैकुलेट होके वेजाइना के थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस, यूट्रस के बाद जो फैलोपियन ट्यूब का इस्थिमस पार्ट है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद कुछ देर में हाइपर एक्टिवेट होके क्या करेंगे? पेनिट्रेट करने के लिए जाएंगे। और ये प्रोसेस पेनिट्रेट करने के पहले की प्रोसेस है, क्या कहलाएगी? कैपेसिटेशन। नेक्स्ट वन इज फ्रूसेमाइड तो फ्रूसेमाइड किस तरीके की ड्रग है? ऑप्शन में है यहाँ पर थियाजाइड डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो यहाँ पर जो फ्रूसेमाइड किस तरीके की डायूरेटिक्स है? तो लूप डायूरेटिक्स। कौन सी? लूप डायूरेटिक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लूप डायूरेटिक। फ्रूसेमाइड, मैनीटॉल, ये आपको एग्जाम में आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर रीड करके जाएं। और जो शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पर डेली आपको एक एक दो दो टॉपिक बताए जाते हैं, तो आप वहाँ जाके भी देखें, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए एक तरीके से हमें कह सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड की जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के अलावा आपको नॉलेज पर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे यदि आप नर्सिंग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो। और इवन नॉन मेडिकल वाले भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द। तो ऑक्सीटोसिन है जो क्या है? ऑक्सीटोसिन है जो कौन हार्मोन कौन रिलीज करेगा इसको? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या फिर पार्स इंटरमीडिया फिर इनफंडिबुलम। तो यहाँ पर कौन है जो रिलीज करेगा? तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब। नेक्स्ट वन इज व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड इट इज नोन एज। जब एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं आपके फूड में, तो वो क्या कहलाएगा? फूड अडल्ट्रेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड कंटेमिनेशन या फिर फूड एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ही ऐड किए गए हैं फूड में एक से ज़्यादा। एडल्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसी चीज़ें ऐड की जाना, मिलावट जिसको कहेंगे कि दूध में पानी मिला दो, घी में वनस्पति मिला दो, या फिर काली मिर्च में कुछ ब्लैक पपाया सीड मिला दो, इस तरीके से वो क्या? फूड एडल्ट्रेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होगा कि खाने की चीज़ों में और ऐसी चीज़ें मिला दो जिसके कारण उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो वो क्या हुआ? फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोडिस। तो कौन सी ड्रग है मैनिया के लिए यूज़ की जाएगी? इमिप्राजिन, कार्बामेपिजिन, हेलोपेरिडोल या फिर लिथियम। तो यहाँ पर इमिप्रामाइन, एक और इमिप्रामाइन का एक और यूज़ होता है, वो होता है आपका, ये साइकेट्रिक ड्रग तो है ही, साथ ही साथ ये ड्रग यूज़ की जाती है बेड वेटिंग वाले बच्चों में या फिर बेड वेटिंग वाले मरीजों में, जो बेड में सुसु करेंगे, या फिर एन्यूरिसिस वाले पेशेंट आप कह सकते हैं, बेड वेटिंग और एन्यूरिसिस वाले में ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ड्रग ऑफ चॉइस है मैनिया के एपिसोड को ट्रीट करने के लिए, वो कौन सी? वो है लिथियम। कौन सी? लिथियम। नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट्स इन। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? परनीसियस एनीमिया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड आईज, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो विटामिन B12 की कमी से जो होगा वो होगा परनीसियस एनीमिया। कौन सा? परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज एट टर्म द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अप्रॉक्सीमेटली। टर्म का मतलब है कि 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद यदि डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा? 500 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। तो एट टर्म मतलब 37 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा? 500 ग्राम और 1/6 ऑफ द बेबी वेट के, जो कि एक टेम्पररी ऑर्गन है, माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन बना के रखेगा, पूरे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा बच्चे को, गैसेस का एक्सचेंज करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा। कौन? प्लेसेंटा।
नेक्स्ट वन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ECT द शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है मॉडिफाइड ECT में जो एक होती है डायरेक्ट, दूसरी होती है मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड ECT में जो एक स्टैंडर्ड के तौर पर शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि मसल्स रिलैक्स रहें, तो वो क्या है? पेंक्रोनियम ब्रोमाइड, एट्रोपिन, थायोपेंटोन या फिर सक्सिनाइल कोलिन। वो है आपका सक्सिनाइल कोलिन जो एज एन मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करेगा। A 10 hour of age an infant has a large amount of mucus and becomes cyanotic. What should the community health officer do first? तो एज अ CHO यदि 10 घंटे पहले जन्मा इन्फेंट है, क्या है 10 आवर पहले डिलीवरी हुई है और उससे बहुत ज़्यादा म्यूकस हो रहा है, बच्चा साइनोटिक हो रहा है। साइनोटिक का मतलब ब्लू टाइप से पड़ रहा है, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है, तो एज अ नर्स और एज अ CHO आप क्या करेंगे? ऑप्शन में रिकॉर्ड द इंसिडेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन सक्शन या फिर इंसर्ट NG ट्यूब। तो यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आप क्या करेंगे? सक्शनिंग करेंगे। वो सक्शनिंग पहले आप मुंह से करेंगे, देन आफ्टर नोज से करेंगे। आफ्टर दैट आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आफ्टर दैट आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि पहले म्यूकस आया उसकी सक्शनिंग करेंगे जिसके कारण बच्चे में क्या हो रहा है? साइनोटिक हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही है। तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि पहले सक्शनिंग करना है, देन आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? सक्शनिंग के बाद है जो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्सिस। तो पहले हमने पढ़ा था कि अस्थमा वाले केस में या फिर कुछ भी एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होती है तो कौन सी मेडिसिन देंगे। यहाँ पर भी है डायरेक्ट की एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन में कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे आप? सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, डिगॉक्सिन या फिर एट्रोपिन। कौन सी मेडिसिन है जो आप एडमिनिस्टर करेंगे? तो होगी आपकी एपिनेफ्रिन। कौन सी? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर बच्चे में कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफर होगी? फीटस में कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफर होगी? बाय द प्लेसेंटा के। पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी या फिर एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफर होगी बच्चे में, फीटस में सॉरी, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो होगी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन आपको NHM के एग्जाम में, स्पेशली NHM और जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उसमें रखे हुए मिलने वाले हैं। प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करे रहिए। और यहाँ पर जो भी लोग PDF परचेस करना चाहते हैं MP NHM, UP NHM या फिर अदर स्टेट NHM की, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स ऑन। तो आपको क्वेश्चन है कि 28 दिन की यदि ओवेरियन साइकिल का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल ही, जो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वही, तो ओव्यूलेशन कब होगा? डे 5 में, डे 28, डे 1 या फिर डे 14। जो यहाँ पर फेज भी पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर है कि ओव्यूलेशन डे कब होगा? तो ये होगा आपका डे 14 में। कब?